योगा जो है वो फॉरेन कंट्री में फॉलो करा जाता है और ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे भारत से योगा बाहर गया, लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 से रिलेटेड है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है योगा। सो गाइज, ये जितनी भी वीडियो हैं ये न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज प्रीवियस चैप्टर की अपलोड कर दी हैं, आप उसको भी देख लो ताकि आपको आगे की वीडियोज में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो आज हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। तो गाइज, आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस चैप्टर में से बनते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एग्जाम में से डेफिनेटली पूछा जाता है। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 11th में नहीं बल्कि कि क्लास 12th में भी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, यानी कि योगा क्या है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस हैं, क्यों हमें योगा करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। हम अष्टांग योगा के बारे में समझेंगे। आगे दे रखा है योजिक क्रियास। योजिक क्रियास क्या होती हैं, कितनी होती हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अगला टॉपिक है प्राणायाम एंड इट्स टाइप। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो अडल्ट हो, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो किस तरीके से योगा उनकी हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ 2, 3, 4 एंड 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। ऐसा कहा जाता है कि योगा जो है वो ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, और ये भी कहा जाता है कि जब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले, यानी कि आज से 5000 साल पहले ही योगा की शुरुआत हो गई थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि योगा करते थे, राइट। आपने महाभारत, रामायण, उपनिषद में भी पढ़ा होगा कि योगा एग्जिस्ट करता था। तो आप सोच सकते हैं कि योगा कितना पुराना है। आगे दे रखा है कि पतंजलि ने भी योगा के बारे में लिखा है 147 BCE में। उसी के साथ साथ ये बता रखा है कि योगा बहुत ही ज़्यादा पुराना है। योगा जो है वो लोगों को मेंटली और फिजिकली फिट करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली योगा होता क्या है। सो गाइज, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ योगा। योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन। सो बेसिकली योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है जो कि है युज, और युज का मतलब होता है यूनाइट और ज्वाइन। सो बेसिकली योगा में क्या होता है ना, अपनी आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा के साथ होता है। ऐसा करने से होता क्या है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारे काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, हम बहुत तेज़ी से काम कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी इंसान को बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाती है, उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आती है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही अच्छा रहता है। सो बेसिकली हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है योगा। सो यहाँ पर दे रखा है कि योगा जो है वो एक वर्ड से निकला है जो कि है युज, और इसका मतलब होता है यूनाइट और ज्वाइन। और यूनाइट किससे कर रहे हैं हम, अपनी आत्मा का मिलन हम परमात्मा से करा रहे हैं। आगे दे रखा है योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। सो नीचे डेफिनेशन दे रखी है कि योगा जो है उसमें हम यूनिफिकेशन करवाते हैं। सो बेसिकली अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा की आत्मा के साथ होता है, और मैंने आपको बताया कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो गाइज, अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो सबसे पहले है फिजिकल प्योरिटी। सो योगा जो है वो हमें फिजिकली प्योर कर देता है। हमने 6 एक्सरसाइजेस करनी है जिसको हम षटकर्मा के नाम से जानते हैं,
और हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली प्योर हो जाती है, हमें काफ़ी फ्रेश लगने लग जाता है और हेल्दी भी लगता है। आगे दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी। आपने रामदेव बाबा को देखा होगा कि वो योगा करते हैं और उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, हम किसी भी काम को काफ़ी एफिशिएंटली और ग्रेसफुली कर पाते हैं, काफ़ी आराम से वो काम हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आगे दे रखा है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। सो बेसिकली योगा करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ता है और काम करने की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। सिर्फ योगा बीमारियों को ठीक नहीं करता बल्कि कि उससे बचाता भी है। इनफैक्ट अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसकी ठीक भी हो सकती है योगा से। सो यहाँ पर दे रखा है कि वो हमारी इम्यूनिटी लेवल को, यानी कि जो हमारी बॉडी में एक सेफगार्ड बैठा हुआ है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और आगे दे रखा है स्ट्रेंथन इंटरनल ऑर्गन। जो हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। उसी के साथ साथ जो ऑर्गन है वो फिट रहते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रिड्यूस मेंटल टेंशन। अगर हम योगा कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारी जितना भी मेंटल टेंशन है वो कम हो जाती है। सो योगा जो है वो हमारी मेंटल टेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप सभी जने जानते हैं कि जो बच्चे एडल्ट हैं या जो टीनेजर्स हैं उन सब पे स्ट्रेस होता है। अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ तो उनके ऊपर एग्जाम का स्ट्रेस होगा या फैमिली का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और एडल्ट की बात करूँ तो उन पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली की टेंशन होती है। तो योगा करने से वो सारी टेंशन जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे दे रखा है कंसंट्रेशन। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि योगा करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हम चीज़ों को और खुल के और अच्छे तरीके से देख पाते हैं। जो पहलू हम पहले एनालाइज नहीं कर पा रहे थे अब हम उसको देख पाते हैं। तो योगा जो है ना वो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और हम काफ़ी सारी चीज़ों में डिटेलिंग देख पाते हैं। आगे दे रखा है कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशंस। सो योगा से ना जो हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स में इमोशन का कंट्रोल में रहना कितना ज़रूरी है। सपोज करो कोई एक प्लेयर हॉकी खेल रहा है और हॉकी की बॉल दूसरे प्लेयर को लग जाती है तो उसको एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब वो योगा करता होगा या एक्सरसाइज करता होगा, ताकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ढंग से रिस्पॉन्स कर सके। सो नेक्स्ट दे रखा है कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशंस। तो बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि योगा करने से आपका जो माइंड है, आपके जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल रहता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्लेयर है जो कि हॉकी खेल रहा था और हॉकी की बॉल उससे किसी दूसरे प्लेयर के लग जाती है। सो जिस प्लेयर के हॉकी की बॉल लगी है उसको एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है और ना ही एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करना है, ना ही हाथ पैर चलाने हैं। ये तभी हो सकता है जब वो योगा करता हो। सो योगा करने से ना जो आपके इमोशंस हैं, जो एकदम से रैंडम एक चीज़ निकल के आती है, वो चीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाती है। आगे दे रखा है रिड्यूस स्ट्रेस। आपका जितना भी स्ट्रेस है, आपको जितनी भी टेंशन है, वो सब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी अगर आप योगा करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है इंटरनल पीस। आपको ना अंदर से ही एक शांति मिलेगी कि हाँ मैंने इतना सोचना नहीं है, जितनी भी टेंशन है वो अपने आप ही रिजॉल्व होंगी। इनफैक्ट अगर आप योगा करते हैं तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे उन प्रॉब्लम्स का कि किस तरीके से आप मल्टीपल वे में ऐसी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इंटरनल पीस। सो योगा से ना एक अंदर से शांति मिलती है कि हाँ ठीक है, जितना भी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा। इनफैक्ट योगा करने से आपको उस प्रॉब्लम के इतने सारे सॉल्यूशन मिलेंगे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपका इंटरनल पीस बरकरार रहेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है इंपॉर्टेंस योगा, कि आपको फिजिकली प्योर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है, आपको स्ट्रेंथ देती है, उसी के साथ साथ आपको बीमारी लगने से बचाती है, उनको प्रिवेंट करती है, क्योर करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देती है, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा देती है, माइंड और इमोशंस पे कंट्रोल रखती है, स्ट्रेस को कंट्रोल करती है एंड आपको इंटरनल पीस देती है, आपको शांति मिलती है योगा करने से। आजकल जितने भी यूथ है वो सब इंक्लाइन हो रहे हैं योगा की तरफ। इनफैक्ट योगा जो है वो फॉरेन कंट्री में फॉलो करा जाता है और ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे भारत से योगा बाहर गया, लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं और योगा को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ को हेल्दी और बेटर बनाने के लिए। सो गाइज अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योगा के टोटल 8 एलिमेंट होते हैं
और उन 8 एलिमेंट को हम अष्टांग योगा के नाम से जानते हैं। सो वो 8 एलिमेंट क्या हैं, चलिए वो देख लेते हैं। पहला है यम, नेक्स्ट इज नियम, थर्ड इज आसन, फोर्थ इज प्रयाणम, फिफ्थ इज प्रतिहारा, नेक्स्ट धारणा, नेक्स्ट ध्यान एंड लास्ट वन इज समाधि। सो ये 8 के 8 एलिमेंट्स हैं योगा के, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योगा का नाम दिया है। सो गाइज, अब हम उन 8 एलिमेंट को एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं यम के बारे में। सो यम का बेसिकली मतलब होता है स्टॉप और सेल्फ रिस्ट्रेंट या फिर मीन टू बी स्टेबल। सो बेसिकली जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, ह्यूमन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है अगर वो यम की प्रैक्टिस करता है। इससे होता क्या है, इससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है। उसी के साथ साथ जो इंसान है उसके अंदर जेलेसी, एरोगेंस, ग्रीड, पैशन, बेसिकली ये सारी जो भावनाएं हैं वो कंट्रोल में रहती हैं और उसके ऊपर हावी नहीं होती हैं। एंड लास्टली दे रखा है कि ये अपलिफ्ट करता है बॉडी, माइंड और स्पिरिट को। महर्षि पतंजलि ने इसके जो हैं 5 और पार्ट्स बताए हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। सो गाइज, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ यम। सो यम के टोटल 5 एलिमेंट्स है। पहला है अहिंसा, जिसको हम नॉन वायलेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज सत्य, जिसको हम ट्रुथफुलनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अष्टया, जिसको हम नॉन स्टीलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, जिसको हम कंटिनेंस के नाम से जानते हैं। लास्ट इज अपरिग्रह। अब हम इन सब के बारे में देखेंगे। सो गाइज, अब हम देखेंगे अहिंसा और नॉन वायलेंस के बारे में। सो अहिंसा बेसिकली कहता है कि हमने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हर्ट नहीं करना है अपनी स्पीच, अपनी माइंड, अपनी डीड से। यानी कि हमने कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने हैं, हमने कभी किसी को गाली नहीं देनी है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। उसी के साथ साथ हमने कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। आगे दे रखा है थ्रो आउट ऑल नेगेटिव इमोशंस। आपने अपने अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस रखे हुए हैं ना, आपने उन सबको बाहर फेंक देना है। आपके अंदर एग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, जेलिसी नहीं होनी चाहिए, हेटनेस नहीं होनी चाहिए। आपका मन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। सो आपने किसी को हर्ट नहीं करना है, प्लस जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको बाहर निकाल देना है। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सत्य, जिसको हम ट्रुथफुलनेस के नाम से भी जानते हैं। सो ट्रुथफुलनेस आपको खुद ही वर्ड इंडिकेट कर रहा है। ट्रुथ मतलब सच, यानी कि आपने हमेशा सच बोलना है। आपने झूठ की तरफ बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं करना है, आपने कभी झूठ नहीं बोलना है। आपने सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना और सच ही बोलना है। सो यहाँ पर दे रखा है कि वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डीड। सो बेसिकली हमें ट्रूथफुल यानी कि सच्चा रहना है अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने वर्ड्स के हिसाब से, और जो आपने प्रॉमिस करा है उसके हिसाब से। आगे दे रखा है कि हमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है और झूठ का साथ हमने बिल्कुल भी नहीं देना है, हमने बिल्कुल सच का साथ ही देना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अस्टिया, जिसको हम नॉन स्टीलिंग के नाम से जानते हैं। सो नॉन स्टीलिंग का वर्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपने कभी भी किसी चीज़ को चुराना नहीं है। आपने ऐसे नहीं करना कि दूसरों की चीज़ है और आप बिना पूछे उससे ले रहे हैं, वो भी एक चोरी होती है। प्लस आप किसी के थॉट्स को चुरा के यूज़ कर रहे हैं, वो भी चोरी है। सो आपने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, ये चीज़ हमें अस्टिया बताता है। नॉट टू टेक व्हाट बिलोंग्स टू अदर, वो चीज़ नहीं लेनी है जो दूसरों से बिलोंग करती है। उसी के साथ साथ किसी का पैसा, किसी के थॉट नहीं चुराने हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। सो नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्लियरली बोलता है कि आपके माइंड में कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आनी चाहिए। सो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिज़ायर आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। आपने किसी भी प्रकार का पोर्नोग्राफिक या फिर सेक्स रिलेटेड लिटरेचर नहीं पढ़ना है। आपने अपने आप को किसी के भी साथ, किसी भी पर्सन के साथ जो है इंडल्ज नहीं करना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनानी है। सो बेसिकली आपकी जो आत्मा है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए और आपने बिल्कुल भी सेक्स के बारे में सोचना नहीं है और उसकी तरफ इंक्लाइन भी नहीं होना और थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यही ब्रह्मचर्य का पार्ट है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे अपरिग्रह के बारे में। सो बेसिकली ये कहता है कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ मिनिमम नीड्स पे फोकस करना है, विच मीन्स आपने बेसिक नीड को ही मेन मानना है और आपने ज़्यादा चीज़ों की इच्छा चाहत नहीं रखनी है। सो यहाँ पर दे रखा है मीन टू लीड अ लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपने अपनी ज़िंदगी बितानी है बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बेसिक नीड्स के साथ, और आपने फोकस करना है बेसिक नीड पे और आपने ज़्यादा चाहने की चाहत को त्यागना है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है
बेसिक नीड्स पे। सो गाइज अब हम बात करेंगे अष्टांग योगा के सेकंड एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है नियम, जिसको हम ऑब्जर्वेंस के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली इसमें ना एक इंसान का बिहेवियर इम्प्रूव करा जाता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, इसमें बॉडी और सेंसेस की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि नियम के भी एलिमेंट्स हैं। पहला है प्योरिटी, सेकंड इज सेल्फ स्टडी, थर्ड इज कंटेंटमेंट, फोर्थ इज मेडिटेशन ऑफ गॉड एंड फिफ्थ वन इज ऑस्टेरिटी। अब हम इन सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्योरिटी की, तो यहाँ पर ये बात करी जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली प्लस एक्सटर्नली प्योरीफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट, जिसको संतोष के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान ने आपको जितना भी दिया है ना, उसमें आप ना बिल्कुल सेटिस्फाई होने चाहिए। आपको भगवान ने अगर आपको बेसिक नीड के अकॉर्डिंग दे रखा है तो आप उसमें सेटिस्फाई रहो, अगर भगवान ने आपको ज़्यादा दे रखा है तो आप उसमें सेटिस्फाई रहो। सो बेसिकली यहाँ पर संतोष की बात करी हुई है कि आपके पास जितना भी है ना, आप उसमें सेटिस्फाई रहने चाहिए। सो अब हम आगे बात करेंगे ऑस्टेरिटी की, विच मीन्स तपा। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा तप करना है, आपने मेहनत करनी है। आपकी लाइफ में कितनी भी रुकावटें आए, हर्डल्स आए, आपको कोई कितने भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपने उसको फाइट बैक करते हुए ना आगे बढ़ते जा। सो बेसिकली आपने हार नहीं मारनी है और आपने तप करना है और अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करना है। आगे अगर हम पढ़े, नेक्स्ट दे रखा है सेल्फ स्टडी। सो बेसिकली यहाँ पर बोल रखा है कि आपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, आपने भगवत गीता, होली बुक, बाइबल, उसी के साथ साथ कुरान, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है और आपने अपने आप को रिलैक्स फील कराना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेडिटेशन ऑफ गॉड। सो बेसिकली ये बोल रखा है कि जब आप भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो आपने ध्यान बहुत ईमानदारी से करना है। अगर आप किसी को दिखाने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं होता। आप अगर भगवान को सच्चे दिल से अगर आप पूछते हो ना, तो भगवान आपके सामने आ जाते हैं। सो आपने आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है, वो तभी हो पाता है जब आप भगवान का ध्यान सच्चे मन से करते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि आपने बॉडी को इंटरनली एक्सटर्नली प्योरीफाई करना है, आपने भगवान के ग्रंथ पढ़ने हैं, उसी के साथ साथ आपके मन में संतोष होना चाहिए कि भगवान ने जो आपको दिया वो बहुत है। नेक्स्ट मेडिटेशन ऑफ गॉड, जब आप भगवान का ध्यान लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं। आगे दे रखा है ऑस्टेरिटी, आपने तप करना है। देखो ये जीवन ही एक तप है, देखा जाए तो हम सब जन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऑस्टेरिटी हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से बड़ी सी बड़ी हर्डल्स को भी क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं। सो आई होप आपको ये सारे एलिमेंट समझ आए होंगे। सो गाइज अब हम अष्टांग योगा के थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं आसन्स, जिसको हम पोस्चर के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज अगर आप एक आसन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एक समय पे एक बॉडी स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखना होता है, उसी को हम आसन बोलते हैं। यानी कि आपने लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठना है, उसी को हम बोलते हैं आसन। सो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस ऑफ योगा एक्सरसाइज बाय बीइंग स्टेबल इन अ पोजीशन। सो बेसिकली एक योगा एक्सरसाइज जिसमें आप एक ही पोजीशन में स्टेबली बैठे हुए हैं, उसको हम आसन बोलते हैं। आगे दे रखा है ये इंसान जो है वो करता है ताकि वो अपनी फिजिकल और मेंटल स्टेट पे कंट्रोल कर सके और अपना ध्यान लगा सके। सो बेसिकली आपको पता ही है कि आसन परफॉर्म करने से आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, सारी ज्ञानेंद्रियां आपकी अच्छे से वर्क कर रही होती है और काफ़ी अच्छे से आप सोच रहे होते हैं। सो गाइज आप सभी जने जानते हैं कि आसन परफॉर्म करने से आपकी जो बॉडी है वो फिजिकली और मेंटली फिट हो जाती है। सो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज प्रतिहार, जिसको हम सेंस ऑफ विड्रॉल भी बोलते हैं। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने भगवान में ध्यान लगाना है और जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उनको त्यागना है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड द ब्रेन। सो आपके जो सेंस ऑर्गन है और जो आपका ब्रेन है वो क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर आप मटेरियलिस्टिक थिंग को त्याग देते हैं और पूरा फोकस करते हैं ध्यान में। सो गाइज नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा इज धारणा, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने जो है पूरा ध्यान लगाना है ताकि आप जो है अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ लिंक करा सकें। उसी के साथ यही दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है पुट फोकस ऑन समथिंग, किसी के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान लगाना ही कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है।
सो गाइज, अब हम देखेंगे अष्टांग योगा के लास्ट 2 एलिमेंट। सबसे पहले आ जाता है आपका ध्यान, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। इसमें क्लियरली बोल रखा है कि आपने ऋषि मुनि को देखा होगा कि वो एक गुफा में चले जाते हैं और काफ़ी शिद्दत से ध्यान लगाते हैं और बाहर के वर्ल्ड के साथ जो है अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं। सो मेडिटेशन का मतलब यही है कि जो आपका आउटर वर्ल्ड है, आपने उनके साथ अपना संपर्क जो है पूरा खत्म करना है और आपने भगवान की तरफ ध्यान लगाना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। नेक्स्ट दे रखा है समाधि, जिसको हम रियलाइजेशन भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है इन सब चीज़ों की, वो अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल पा लेगा। उसी के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा और उसकी आत्मा का मिलन भगवान की आत्मा के साथ जो है वो हो जाएगा। सो गाइज, हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू योजिक क्रिया। सो बेसिकली 6 योजिक क्रियाज होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज धौती, सेकंड वन इज बस्ती, थर्ड वन इज नीति, फोर्थ वन इज नौली, फिफ्थ वन इज त्रतक एंड लास्ट वन इज कपालभाति। सो हम इन सबके बारे में देखेंगे। सो अब हम बात करेंगे धौती क्रिया की। ये पहली योजिक क्रिया है। इसमें स्टमक और फूड पाइप जो है ना वो साफ हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर किसी को एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है तो वो ये क्रिया जो है रिजॉल्व करती है। कैसे करेगी अब वो देख लेते हैं। आपको चाहिए पानी, उसी के साथ एक लंबा सा कपड़ा चाहिए। आपने उस कपड़े को पानी के अंदर डिप करना है। उसके बाद वो कपड़ा आपने 4 फिंगर की हेल्प से मुंह के अंदर डालना है। अब जब वो कपड़ा अंदर तक चला गया, आप धीरे धीरे करके उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे। सो उस कपड़े में जो भी वेस्ट है फूड पाइप को, वो सब बाहर आ जाएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। सो गाइज, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्रिया के बारे में, जिसका नाम है बस्ती क्रिया। सो बेसिकली ये 2nd नंबर पे आती है। ये करती क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई करती है। प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने बाथ टब में पानी भर के बैठ जाना है। उसी के साथ साथ जो NS है उसके थ्रू आपने पानी को होल्ड करना है और ये ट्राई करना है कि पानी सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन तक ही रहे, स्मॉल तक ना जाए, बिकॉज स्मॉल तक चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये जो प्रोसेस है ये एनीमिया के थ्रू भी हो सकता है, बट डेफिनेटली उसमें ट्यूब लगती है और वो प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन ये प्रोसेस नेचुरल है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई करता है। सो आपने करना क्या है? आपने पानी को होल्ड करना है NS के थ्रू और थोड़े टाइम के बाद आपने टब से बाहर निकलना है और उस पानी को एक्सक्रीट कर देना है, यानी कि बाहर छोड़ देना है। सो ये पूरी प्रोसेस जो है ये बस्ती क्रिया की होती है और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई करती है। सो गाइज, अब हम 3rd क्रिया की तरफ मूव करते हैं। 3rd क्रिया का नाम है नीति क्रिया। सो बेसिकली ये 3rd नंबर पे आती है। नेक्स्ट चीज जो है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है जल नीति और एक है सूत्रा नीति, और ये क्लीन करती है आपकी आईज, नोज और थ्रोट। बेसिकली इन ऑर्गन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। होती कैसे है वो समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जल नीति की। सो जल नीति में आपने करना क्या है ना, अपना फेस थोड़ा सा टेढ़ा करना है और आपने एक नोज के नॉस्ट्रिल से पानी डालना है, ठीक है, और दूसरे से बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया के दौरान आप मुंह से सांस लेंगे और ध्यान रखिएगा कि ये किसी एक्सपर्ट की निगरानी में हो, बिकॉज अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है दिमाग तक पानी चला जाए, जो कि सही नहीं होता है। सो एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही करें। नेक्स्ट आपने वाइसा वर्सा करना है इस प्रोसेस को। आपने अगेन यहाँ से टेढ़ा करना है, पानी डालना है और यहाँ से पानी जो है नेक्स्ट नोस्ट्रिल से निकालना है। सो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब हम बात कर लेते हैं सूत्रा नीति की। सो बेसिकली सूत्रा नीति में क्या होता है, आपने थ्रेड लेना है और थ्रेड को जो है ऑयल के साथ उसको अच्छा सा जो है गीला कर लेना है। अब आपने करना क्या, अपने नोज के थ्रू उसको डालना है और माउथ वाले से बाहर निकालना है और इस तरीके से धीरे धीरे करके आपने हिलाना है, ताकि जो जितना भी डस्ट है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब हट जाए और क्लीन हो जाए। सेम आपने नेक्स्ट नोस्ट्रिल से डालना है और माउथ के थ्रू उसको इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए ठीक करना है। हाँ, ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो पेनफुल होता है, लेकिन आपकी आईज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हो जाती है। और जो लोग इसको करते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट पता होता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन प्योरीफाई हो रहे हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। सो अब हम बात करेंगे 4th क्रिया के बारे में, जिसका नाम है नौली क्रिया। सो बेसिकली ये 4th नंबर पे आती है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लॉलिका। उसी के साथ मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है। आपने थोड़ा सा जो है अपनी नीज को बेंड करना है एंड आपने जो स्टमक है उसकी हवा को ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच लेना है। देन आपने मिक्सी की तरह अपने स्टमक को घुमाना है। उससे क्या होगा ना, उससे जो आपका स्टमक है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा
और जो आपके इंटरनल ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। प्लस ये प्रक्रिया हेल्प करती है डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। उसी के साथ साथ जो लोग कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो करना क्या है, आपने बेंड करना है नीज को, अपनी जो एयर है उसको ऊपर की तरफ खींच लेना और अपने स्टमक को मिक्सी की तरह घुमाना है। उसके बाद आपने जो है कुछ नहीं करना है, आप उसके रिजल्ट देखेंगे कि आपका जो डाइजेशन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर। सो फिफ्थ क्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे जिसका नाम है त्रतक क्रिया। सो बेसिकली आपने करना क्या है ना, आपने इस तरीके से पैर को फोल्ड करके बैठ जाना है और आपके ये जो दोनों हाथ है वो आपके थाई पे होने चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने जो है एक कैंडल होगी, आपने कैंडल पे फोकस करना है। आपकी आईज जो है वो बिल्कुल कैंडल से हटनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी आईज बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। सो बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन में, माइंड को एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो स्टूडेंट, अब हम सिक्स्थ क्रिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कपालभाति। सो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने क्रॉस लेग करके नीचे बैठ जाना है। उसी के साथ साथ आपके दोनों हाथ इस तरीके से आपके थाई के ऊपर होंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो है अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और आपने झटके से जो आपकी ब्रेथ होल्ड करी हुई है उसको छोड़ना है से। सो बेसिकली ऐसा करने से आपका जो विंड पाइप है वो बहुत अच्छा जो है वर्क करेगा, आपके लंग्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगी, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा और उसी के साथ साथ जो लोगों को लंग्स प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं प्रयानम के बारे में। सो प्रयानम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, प्रण प्लस अयम। प्रण का मतलब होता है ब्रेथ एंड अयम का मतलब होता है कंट्रोल। सो दोनों का एक साथ मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है, कंट्रोल द ब्रेथ। यानी कि आपने अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करना है। और खुद बताओ ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो बिना ब्रेथ के होती है। ब्रीदिंग एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कपालभाति के बारे में बताया था। मैंने आपको बोला था कि आपने अपने लेग्स को क्रॉस करना है और आपने ध्यान मुद्रा ले लेनी है। उसके बाद आपने अनजाने में, यानी कि आपके माइंड को पता नहीं होना चाहिए कि आप ब्रीद इन कर रहे हैं, आपने सांस को अंदर लेना है। लेकिन जब आप ब्रेथ को छोड़ रहे होंगे तो वो आपके ध्यान में होगा कि कितनी बार आपने छोड़ना है, बिकॉज वो झटके से छोड़ी जाती है। सो आप ध्यान मुद्रा में आपने ले ली, सांस ले ली, उसके बाद आपने छोड़ना है। कैसे छोड़ेंगे आप? ऐसे। सो बेसिकली 50 टाइम्स के आसपास होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपका जो विंड पाइप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट परफेक्ट चल रहा होता है, आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो प्रयानम जो है आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है अपनी ब्रेथ पे। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे 3 प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। सो आप देख सकते हैं, पहला है पूरक, सेकंड इज रेचक एंड थर्ड वन इज कुंभक। इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन, यानी कि सांस को अंदर लेना पूरक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रेचक। इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपने सांस ली थी ना उसको बाहर छोड़ना है, एक्सेल करना है, अपनी ब्रीदिंग को बाहर निकालना है। और कुंभक में क्या होता है कि आपने जो ब्रेथ ली थी उसको आपने होल्ड करके रखना है। सो इसके 2 पार्ट हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। सो बेसिकली इंटरनल में आपने करना क्या है, आपने हवा को अंदर लेना है और उसके बाद आपने उसको रिटेन करके रखना है जितने लंबे समय तक आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक्सटर्नल कुंभक में क्या होता है, आपने अपने लंग्स में से सारी हवा को बाहर निकालना है और जितनी भी हवा है आपने सब जो है एक्सेल आउट कर देनी है, बाहर निकाल देनी है। सो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट बन जाता है। सो इसमें आपने क्या करना है, पूरक में इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है। इसमें क्या करना है, रेचक में आपने अपनी ब्रेथ को बाहर छोड़ना है। इसमें होल्ड करना है, होल्ड अंदर भी करना है और बाहर भी करना है। अंदर कैसे करना है, अगर हवा अंदर है तो अंदर जितना पकड़ के रख सकते हो रखो। और एक्सेल में क्या करना है, सारी हवा बाहर निकाल देनी है, एक्सेल आउट कर देनी है। सो गाइज अब हम प्रयानम के टाइप्स देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हठ योगा टेक्स्ट, सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है अलोम विलोम, दूसरा सूर्य भेद, नेक्स्ट उज्जयी, नेक्स्ट ब्रह्मरी, नेक्स्ट शीतकरी, नेक्स्ट शीताली। अब हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो हम प्रयानम के पहले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, अलोम विलोम। सो आपने करना कैसे, आपने क्रॉस लेग करके बैठ जाना है।
उसके बाद आपका जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपका हेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपने अपने हैंड का यूज करना है और नोज का इस्तेमाल करना है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने राइट हैंड को यूज करते हुए ये वाली जो नोज है आपकी लेफ्ट वाली, इसको ब्लॉक कर लीजिए और अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करिए। और आपने ये कम से कम 15 सेकेंड तक करना है और जहां से आपने होल्ड करा वहीं से आपने ब्रीदिंग को रिलीज आउट करना है। नेक्स्ट आप इस वाली हैंड का इस्तेमाल करेंगे, इसको ब्लॉक कर लीजिए एंड देन आपने रिलीज आउट करनी है 15 सेकेंड के बाद। तो बार बार अगर आप ऐसा करेंगे सो इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। क्या है वो बेनिफिट, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है इंप्रूव योर मूड। सो बेसिकली अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है या किसी चीज़ की टेंशन है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। रिलैक्सिंग द माइंड, ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन पहुंचाता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम रहेगा, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। आगे दे रखा है हेल्प इन रिमूविंग हेडेक। अगर आपके हेडेक है, आपके सर में दर्द है, सो ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट दे रखा है कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसी के साथ साथ आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो गाइस अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम के टाइप पे, विच इज सूर्य भेदन प्राणायाम। सो आपने करना क्या है, आपने अपने हैंड की 2 फिंगर्स को इस तरीके से प्रेस करना है और आपने इन 2 फिंगर्स का यूज करते हुए, थंब का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे आप, सबसे पहली चीज तो आप राइट वाले से आप नोज को ब्लॉक कर लीजिए, राइट लाइक दैट, एंड आपने लेफ्ट वाली नोज से इनहेल करना है, होल्ड करिए ब्रेथ को। देन आपने इन फिंगर्स की हेल्प से इस वाली नोज को ब्लॉक करना है, राइट, और जहां से आपने थंब से पकड़ा हुआ था राइट वाला साइड, आप उसको छोड़ दो और सो आप राइट वाली नोस्ट्रिल को खोल दीजिए और यहां से अपनी एक्सहेलेशन कीजिए। सो आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है और जो मैंने आपको मुद्रा बताई है उसी का यूज करना है। आगे ये बता रखा है कि हमें ये बेनिफिट देता क्या है। पहली चीज़, ये हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा मैनेज करता है, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उसको मैनेज करेगा। सो ये आपके डिप्रेशन को भी ठीक करता है। बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। सो हाँ, ये वाली एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट ये रखा है हार्ट एंड लंग्स। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आपके हार्ट और लंग्स को बेहतर बनाएगी। नेक्स्ट ये रखा है लो ब्लड प्रेशर। सो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो ये वाला आसन जो है बहुत हेल्प करने वाला है। सो गाइस अब हम नेक्स्ट प्राणायाम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। सो आपने करना क्या, आपने क्रॉस लेग करके बैठ जाना है। उसके बाद आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपका हेड भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपने रिलैक्स पोजीशन लेनी है, आइज क्लोज करनी है और अपने दोनों हाथ अपने नीज पे रखने हैं। देन आपने ब्रीद इन करना है एंड आपने एक्सेल भी करना है। सो बेसिकली आपका कोई भी हाथ का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। आपकी नोज ब्लॉकिंग में आपने सिंपल इनहेल करना है और सिंपल एक्सेल करना है। सो ये प्रोसेस होता है उज्जयी प्राणायाम। बेनिफिट क्या है और इसका दूसरा नाम क्या है वो देख लेते हैं। सो इसका दूसरा नाम है ब्रेथ ऑफ विक्ट्री। बेनिफिट यही है, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जिन लोगों को वॉइस प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, वो ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। आगे दे रखा है ये लंग्स को बेहतर बनाता है और आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, यानी कि ओवरऑल ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाता है।